नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक लोक के समझौता सिद्धांत की आलोचना एवं महत्व पढ़ेंगे। लोक के समझौता सिद्धांत की आलोचना एवं महत्व। पीछे के वीडियो में हमने लोक का समझौता सिद्धांत पढ़ा था, जॉन लोक का, और आज इसकी आलोचना एवं महत्व पढ़ेंगे। लोक का समझौता सिद्धांत होब्स से अलग है। लोक ने मानव स्वभाव का चित्रण बहुत ही आदर्श अवस्था के बारे में बताया है। लोक कहता है मानव स्वाभाविक रूप से सामाजिक है। दया, प्रेम और सहानुभूति की भावना उनमें स्वाभाविक रूप से है और वो प्रेम और सहयोग से एक दूसरे के साथ रहते हैं। मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था आदि के बारे में उसका चित्रण एक आदर्श अवस्था की ओर इशारा करता है। और प्राकृतिक अवस्था में मानव को कुछ प्राकृतिक अधिकार भी प्राप्त थे, ऐसा वो मानता है। इतना होते हुए भी लोक के विचारों की भी आलोचना की जाती है, उसमें भी कमियां नजर आती हैं। तो आलोचना में पहला आता है प्राकृतिक अवस्था का चित्रण अवास्तविक। लोक का प्राकृतिक अवस्था का चित्रण अवास्तविक है। प्राकृतिक अवस्था का चित्रण अनैतिहासिक और वास्तविकता से दूर है। ऐतिहासिक और दार्शनिक दोनों दृष्टियों से असत्य है, क्योंकि प्रारंभिक जन समुदाय कभी भी इतना सामाजिक, शांत और नैतिक नहीं रहा। यानी प्राकृतिक अवस्था की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि वह बिल्कुल अनैतिहासिक और दार्शनिक दोनों दृष्टियों से सही नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक जन समुदाय का जहाँ कहीं भी वर्णन हम पढ़ते हैं, जो भी साक्ष्य मिलते हैं, उसे हम पाते हैं कि प्रारंभिक जन समुदाय कभी भी इतना सामाजिक, जैसा लोग बताता है, शांत और नैतिक, इतने अच्छे लोग नहीं रहे। और इतने मानवता के इतने वर्षों के पश्चात भी हम ऐसा आदर्श मानव आज भी, ऐसे आदर्श समाज की कल्पना आज भी हम नहीं कर पा रहे हैं, उतने सफल नहीं हुए हैं। तो बिना किसी राज्य, समाज और संस्था के जो है व्यक्ति इतना सिविलाइज था, इतना शांत और सामाजिक था, यह एक काल्पनिक ही नजर आता है। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते। दूसरी आलोचना है राज्य की स्थापना का उद्देश्य मात्र भौतिक नहीं। राज्य की स्थापना का उद्देश्य मात्र भौतिक नहीं है। लोक के अनुसार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति की रक्षा के लिए ही राज्य का निर्माण किया गया। लोगों की जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए ही राज्य का निर्माण किया गया। राज्य का उद्देश्य नैतिक नहीं है। राज्य का उद्देश्य नैतिक नहीं है, ऐसा लोग मानता है, जो कि सही नहीं है, केवल भौतिक नहीं है। राज्य का आलोचक कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य जो है सिर्फ भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि मानव के नैतिक विकास के लिए भी है। राज्य एक नैतिक संस्था भी है। भौतिक आवश्यकताएं तो पूरी करता ही है, उनकी रक्षा तो करता ही है, इसके साथ साथ राज्य एक नैतिक संस्था भी है जो लोगों को अच्छा नागरिक भी बनाता है। और जनता स्वेच्छा से राज्य में रहना चाहती हैं, सिर्फ भौतिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ही राज्य में रहना नहीं चाहती, बल्कि उनका नैतिक स्तर भी राज्य में रहने से उच्च होता है, सुधरता है। तीसरी आलोचना की जाती है निरंतर क्रांति की आशंका।
लोक के विचारों में निरंतर क्रांति की आशंका रहती है। लोक ने कहा है कि यदि सरकार जनहित के विरुद्ध कार्य करे तो जनता द्वारा विद्रोह कर नई सरकार स्थापित की जाए। यानी लोक जनता को विद्रोह कर नई सरकार की स्थापना का अधिकार देता है यदि जनता के अनुरूप सरकार काम नहीं कर पा रही है तो। अतः यह दर्शन जनता के लिए विद्रोह का लाइसेंस बन जाता है और सरकार के पास अपनी रक्षा के कोई साधन नहीं रहते। यह निरंतर क्रांति की आशंका इसमें रहती है, क्योंकि लोग कहता है कि जनता के अनुरूप अगर सरकार नहीं है तो उसको क्रांति कर हटा देना चाहिए। तो इससे विद्रोह का एक तरह से लाइसेंस जनता को मिल गया और वो हर समय थोड़ी सी असंतुष्टि के बाद विद्रोह करना शुरू कर देंगे, तो व्यवस्था रहेगी कैसे। इसलिए यह विद्रोह का लाइसेंस जनता को मिल जाता है और सरकार के पास अपनी रक्षा का कोई साधन नहीं रहता, तो सरकार बिल्कुल स्थायी नहीं रहेगी और अराजकता फैलने का डर रहता है। इससे व्यवस्था नहीं रहेगी, सरकार स्थिर नहीं रहेगी, तो अराजकता का भय है जो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जो जनहित में लंबे समय तक अगर देखें तो जनहित में नहीं होता है। चौथा है राजसत्ता विभाजित नहीं होती। राजसत्ता विभाजित नहीं होती। लोक के विवेचन से लगता है कि राजसत्ता व्यक्तियों तथा राजा में बंटी हुई है, परंतु वास्तव में राजसत्ता विभाजित नहीं होती। यानी संप्रभुता जो है, यूँ लगता है कि राजसत्ता जो है या संप्रभुता जो है व्यक्तियों और राजा में बंटी हुई है, लोक के विचारों से हमें लगता है, किंतु वास्तव में राजसत्ता या संप्रभुता का विभाजन संभव नहीं है। आगे की आलोचना है कानूनी राजसत्ता को महत्व नहीं। कानूनी संप्रभुता या कानूनी राजसत्ता को महत्व नहीं दिया है लोक ने राजनीतिक सत्ता को स्वीकार किया है पर कानूनी राजसत्ता को मान्यता नहीं दी है। राजनीतिक सत्ता को उसने माना है, राजनीतिक संप्रभुता को माना है और कानूनी संप्रभुता को महत्व उसने नहीं दिया है। लोक यह देखने में भी असफल रहा है कि क्रांति चाहे कितनी ही वांछनीय हो, कभी भी वैध नहीं होती है। यानी उसने राजनीतिक सत्ता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, राजनीतिक संप्रभुता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, जन संप्रभुता को सबसे ज़्यादा स्वीकार किया है, लेकिन कानूनी राजसत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, ये स्वीकार नहीं दिया है, नहीं किया है, या उसको कम महत्व दिया है कानूनी राजसत्ता को। और निरंतर क्रांति होने से जो है कानूनी राजसत्ता स्थापित नहीं रह सकती, और लोग यह देखने में भी सफल नहीं रहा या वो समझ नहीं पाया कि क्रांति कितनी वांछनीय क्यों न हो, वह कभी भी वैध नहीं होती है, अवैध मानी जाती है। इसके साथ साथ एक और आलोचना भी हम कह सकते हैं, वो ये है कि लोक ने प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों की उपस्थिति स्वीकार की है जब राज्य नहीं था। तो राज्य नहीं था तो अधिकार सुरक्षित थे, प्राकृतिक अधिकार कैसे हो सकते हैं राज्य के बिना। ये भी एक तरह से जो है इसकी आलोचना हम कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं कि इतनी आलोचना के पश्चात भी लोक के सामाजिक समझौता संबंधी जो विचार हैं उनका अपना एक महत्व है, वो अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिसमें पहला आता है लोक ने राज्य और सरकार में अंतर किया है और राजनीति में जन सहमति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सबसे बड़ी उसकी अचीवमेंट कह सकते हैं हम कि राज्य और सरकार में उसने अंतर बताया है और
जन सहमति के सिद्धांत, जो कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों के लिए एक आधार है, उससे ही लोकतंत्र कायम हुआ है और लोकतंत्र सफल रहा है कहीं भी जहाँ भी स्थापित हुआ है। जन सहमति के सिद्धांत पर लोकतंत्र आया है और उसका प्रतिपादन जो है करने वाले प्राथमिक विचारों में लोक को माना जाता है। जन सहमति के सिद्धांत जो लोकतंत्र का आधार होता है आधुनिक समय में, उसका प्रतिपादन करने वाला विचारक लोक माना जाता है। दूसरा है लोक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, त्रुटिपूर्ण होते हुए भी राजनीतिक दर्शन के लिए उसकी अपूर्व देन है और वर्तमान समय की मौलिक अधिकारों की धारणा उसी पर आधारित है। लोक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा है, भले ही वो त्रुटिपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन वह एक फाउंडेशन है लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए, एक आधार बना है लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए। और जो मौलिक अधिकारों की वर्तमान में घोषणा प्रत्येक लोकतांत्रिक राष्ट्र द्वारा की जाती है, लगभग प्रत्येक राष्ट्र मौलिक अधिकार देना चाहता है, उसकी प्रेरणा लोक के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा से ही मिली है। उसका आधार लोक की यही धारणा रही है। तीसरा महत्व है मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बीज भी लोक के विचारों में निहित हैं। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है और कहा है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों पृथक रहने चाहिए और शक्तियों का पृथक्करण इन तीनों के बीच में होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है राजनीति विज्ञान में और इसके बीज भी हमें लोक के विचारों से ही मिलते हैं। और जो आगे का महत्व आता है, लोक ने धार्मिक सहिष्णुता के विचार का भी प्रतिपादन किया है। धार्मिक सहिष्णुता के विचार का प्रतिपादन किया है। लोक को एक बहुत अधिक प्रगतिशील विचार के रूप में हम स्वीकार करते हैं। यानी लोक ने सहिष्णुता, धार्मिक का क्यों कहें अकेला, कि सहिष्णुवादी विचारक रहा लोक और उदारता उसके विचारों में हर जगह देखने को मिली। तो धार्मिक क्षेत्र में भी उसने सहिष्णुता की ही बात कही है। तो सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता आज के समय में देखें तो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है पूरे विश्व के लिए और सभी राष्ट्रों के लिए। धार्मिक सहिष्णुता जो रखता है वो विचारक बहुत ही अग्रणी माना जाता है, बहुत ही आधुनिक विचार वो माने जाते हैं। तो लोक ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन भी एक तरह से किया है। अपने उदारता संबंधी विचार होने के कारण वह धार्मिक मामलों में भी सहिष्णु माना जाता है। तो ये बहुत ही प्रगतिशील, तो लोक के विचारों की आलोचना की जाती है भले ही, लेकिन महत्व उससे ज़्यादा है। और आज के युग में जब लोकतंत्र का युग है, मौलिक अधिकारों की बात चल रही है, जहाँ कहीं भी तानाशाही है वहाँ भी जनता जो है जन सहमति के शासन की मांग कर रही है, उस अवस्था में लोक एक अग्रणी लोकतांत्रिक विचारक हम कह सकते हैं, जन सहमति के शासन को स्वीकार करने वाला विचारक हम कह सकते हैं, और धार्मिक और अन्य क्षेत्रों में सहिष्णुता का प्रतिपादन करने वाला और एक बहुत ही प्रगतिशील विचार रखने वाला, बहुत ही आधुनिक विचार रखने वाला, बहुत ही मानवतावादी विचार रखने वाला जो है लोक कहा जा सकता है। बहुत बड़ी देन है उसकी इस क्षेत्र में। धन्यवाद।